सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 फॉर प्लेसेस इन न्यूज। इस लेक्चर सीरीज में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इस लेक्चर सीरीज को अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो इस बार के प्रीलिम्स में आपके 15 क्वेश्चंस तो सिक्योर हो जाएंगे सिर्फ इस लेक्चर सीरीज को कवर करने से ही। क्योंकि हमने देखा है पिछले 10 साल के प्रीलिम्स को जब हमने एनालाइज किया तो हमने पाया है कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस होती हैं उनके ऊपर सवाल बहुत आते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि इस कंट्री के कितने के साथ बॉर्डर लग रहा है, ये इसकी कोस्ट लाइन कौन सी सी के साथ लगती है। तो मैप बेस्ड लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत होते हैं। अराउंड 15 क्वेश्चंस हर साल की एवरेज ये निकाली है कि 15 क्वेश्चंस लोकेशन बेस्ड होते हैं। और ये जो लोकेशंस होती हैं ये कहां से चूज की जाती हैं? ये पिछले एक साल के करंट अफेयर से चूज की जाती हैं। पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में जो जो लोकेशंस, जो जो ज्योग्राफी सबसे ज्यादा न्यूज में रही है उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में से मैंने कुछ 30 टू 40 लोकेशंस जीरो डाउन की हैं, चूज की हैं, जो बहुत ज्यादा न्यूज में फीचर हुई थी, जो बहुत कंट्रोवर्शियल थी, जिन पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए थे। उन 30 टू 40 लोकेशंस को अगर हम कर लेंगे तो जियोग्राफिकल लोकेशन बेस्ड 15 क्वेश्चंस तो हम प्रीलिम्स में अपने सिक्योर कर लेंगे। बाकी क्वेश्चंस की तैयारी तो आप बाकी सब्जेक्ट से कर ही रहे हो, पर ये 15 क्वेश्चंस मैं आपके गारंटी करवा दूंगा। ऑलराइट, सो फॉलो दिस लेक्चर सीरीज रेगुलरली। अगर आपने पहले 7 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले 7 लेक्चर जरूर देख लेना। उसमें अराउंड हमने 20 टू 21 लोकेशंस कवर कर ली हैं। नाउ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, टाइम इज ऑफ द एसेंस ओवर हियर, और पेपर बिल्कुल आ ही गया है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि कौन सी लोकेशंस आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। नाउ 3 लोकेशंस हम कवर करेंगे। एक, हम कवर करेंगे ब्लू लाइन। ऑलराइट, ये न्यूज में थी। ये ब्लू लाइन बेसिकली इजराइल और लेबनान का बॉर्डर है। तो इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, कौन सी लोकेशंस है, वो हम देखेंगे। देन इस साल ना माउंट एटना, जो सबसे बड़ा वोल्केनो है यूरोप का और मेडिटेरेनियन सी के एक आइलैंड में माउंट एटना, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि यहां से वॉल्केनिक वोटेक्स रिंग्स देखी गई हैं। अब ये वॉल्केनिक वोटेक्स रिंग्स क्या होती हैं, माउंट एटना की ज्योग्राफी क्या है, आसपास कौन से रीजन है, वो हम देखेंगे। एंड पिछले साल लक्षद्वीप बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि इंडिया और मालदीव्स की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मालदीव्स के कुछ न्यूली इलेक्टेड पॉलिटिशियंस ने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर को काफी ज्यादा वर्बली बहुत अब्यूज किया था। तो इसीलिए इंडिया ने स्टैंड लिया था कि अब हम मालदीव्स में टूरिज्म नहीं करेंगे, लक्षद्वीप को डेवलप करेंगे। तो लक्षद्वीप बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो इसीलिए हम लक्षद्वीप द्वीप को भी देखेंगे। ऑलराइट, सो सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लू लाइन से। ऑलराइट, नाउ ये ब्लू लाइन बेसिकली क्या है? देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे है इजराइल, है ना, और यहाँ पे है लेबनान। ये जो वाटर, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, ये बेसिकली है मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। नाउ वैसे तो कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है इजराइल और लेबनान के बीच में, बट डिफैक्टो के अंडरस्टैंडिंग वाला एक बॉर्डर है बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। और वो इजराइल और लेबनान का ये जो बॉर्डर है, ये पता है कैसे डिमार्केट किया हुआ है? जैसे आप यहाँ नीचे इमेज में देख सकते हो कि ऐसे ना, ऐसे ब्लू कलर के बैरल्स लगाए हुए हैं पूरे लाइन से, और ये ब्लू कलर के बैरल्स ऐसे ब्लू लाइन में ऐसे लगाए हुए हैं। सो दिस इज बेसिकली द ब्लू लाइन, जो ब्लू कलर के बैरल्स है, और यही अभी डिफैक्टो बॉर्डर है बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। राइट, ये न्यूज में क्यों था मैं आपको बताता हूं। अच्छा, इसको ब्लू लाइन भी कहते हैं बिकॉज ऑफ दीज ब्लू बैरल्स, या इसे विड्रॉल लाइन भी कहते हैं। इट इज अ डिमार्केशन लाइन डिवाइडिंग लेबनान एंड इजराइल एंड गोलान हाइट्स। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो रीजन है ना, ये गोलान माउंटेन्स हैं या गोलान हाइट्स हैं। ये कभी लेबनान के कंट्रोल में होते थे, बट इजराइल ने एक बार लेबनान इन्वेड किया था और ये गोलान हाइट्स अपने कब्जे में ले ली थी, तब से ये इजराइल के पास है। राइट, तो गोलान हाइट्स लेबनान और इजराइल को डिवाइड करती है ये ब्लू लाइन। इट इज मेड अप ऑफ ब्लू बैरल्स एंड रन्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन, ये देखो यहाँ मेडिटेरेनियन सी से लेके गोलान हाइट्स तक ये ब्लू लाइन चलती है। अच्छा, ये लाइन कब हुई थी, ये इसे एज बॉर्डर कब रिकॉग्नाइज किया गया था? इट वाज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑन 7th जून 2000 फॉर द पर्पसेस ऑफ डिटरमिनिंग वेदर इजराइल हैड फुली विड्रॉन फ्रॉम द सदर्न लेबनान। देखो, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और इसे क्यों हम विड्रॉल लाइन कहते हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। ये याद रखना, इट इज नॉट एन ऑफिशियल बॉर्डर, इट इज अ टेम्पररी बॉर्डर, पर एक तरह से परमानेंस इसमें आई गई है क्योंकि कोई डील तो हो नहीं रही है इजराइल और लेबनान के बीच में। ना इसे विड्रॉल लाइन क्यों कहते हैं, और ये क्यों कहते हैं कि इजराइल ने यहां से विड्रॉ कर लिया था? इसके पीछे की ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको बताता हूं जल्दी से। ना देखो, क्या हुआ था कि 1978 में ना पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आज हमास लड़ रहा है ना पैलेस्टीन के लिए, वैसे ही एक पीएलओ होती थी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने देखा कि वो इजराइल से वॉर में तो जीत नहीं पा रहे हैं, तो उनके टेररिस्ट जो साउथ लेबनान में बेस थे, साउथ लेबनान में छुपे हुए थे, वो इजराइल पे टेररिस्ट अटैक्स करते जा रहे थे। और एक उन्होंने 1978 में ऐसा अटैक किया जिससे बहुत सारे इजराइलियों की जानें गई। तो इसके रिएक्शन में इजराइल ने सदर्न लेबनान इन्वेड कर दिया। ठीक है, उसका नाम रखा ऑपरेशन लिटनी। मार्च 1978 में इन्वेड कर दिया था। अब उसे इन्वेड करा, वहां बहुत बॉम्बिंग्स करी, और एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं, वहां पे जितने भी हाइड आउट्स थे पीएलओ के, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑपरेशन लिटनी का
यही मेजर पर्पस था कि जितने भी पीएलओ के हाइडआउट्स हैं, टेररिस्टों के हाइडआउट्स हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और उसके बाद एक तरह से सदर्न लेबनान में ये जो इजरायली फोर्सेज हैं ये रह गई। तो लेबनीज गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट करा कि आप हमारी टेरिटरी में कैसे घुसे हुए हो। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन 425। उसके तहत इसराइल को बोला गया कि अब तुम्हारा गोल पूरा हो गया, तो तुम अब विड्रॉ कर जाओ साउथ लेबनान से, अपने इजरायली ट्रूप्स वापस बुला लो। तो इसराइल ने 1978 से लेकर 2000 तक पार्शियल विड्रॉल से किया था। 2000 में इसराइल ने जाके कहा कि हमने आपकी रेजोल्यूशन 425 का सम्मान करते हुए, उस रेजोल्यूशन 425 को रिस्पेक्ट करते हुए, वी हैव विड्रॉन फ्रॉम सदर्न लेबनान। और ये जो लाइन है जिसे हम आज ब्लू लाइन कहते हैं, ये लाइन है जिसके पीछे हम आ गए हैं। ठीक है, तो पहले यहां सदर्न लेबनान में पूरे ये इजरायली फोर्सेस ने ऑक्यूपाई करा हुआ था, अब इसके पीछे आ गए, इसीलिए इसे हम विड्रॉल लाइन भी कहते हैं। सो इजराइल बेसिकली वाज रिस्पेक्टिंग सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 425। ऑलराइट, नाउ ये अब न्यूज में क्यों है? व्हाई इज दिस इन न्यूज नाउ दीज डेज? देखो, एक ना ऑर्गेनाइजेशन है, लेबनान बेस्ड है, जो शिया मुस्लिम्स की बनी हुई है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हिजबुल्लाह, और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना। जितनी भी शिया मुस्लिम्स की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें सपोर्ट करता है ईरान, क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है। अभी रिसेंटली ब्लू लाइन पे जहां पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस खड़ी हैं, वहां पे इजराइल हमास वॉर, ये जो पैलेस्टीन और अभी इजराइल की लड़ाई चल रही है, उसके एंगर में, उसके मतलब उसे काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट के फॉर्म में हिजबुल्लाह ने ब्लू लाइन पे इजरायली फोर्सेस को अटैक करना शुरू कर दिया है। सितंबर 2018 में इजराइल ने ना यहाँ पे एक्चुअली बार्ब्ड वायर और कंक्रीट की वॉल भी बना दी थी, जिससे हिजबुल्लाह मुस्लिम्स इजराइल की टेरिटरी में घुस के अटैक्स ना कर सके। पर अब ये ब्लू लाइन पे अटैक्स करना शुरू कर दिया हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स ने, और इन्हें ईरान का पूरा सपोर्ट है। नाउ इजराइल काफी टाइम से कह रहा है कि इसको बंद करवाया जाए, लेबनान इसे सपोर्ट ना दे, ईरान इसे सपोर्ट ना दे। तो यूएस के जो ऑनवॉय हैं, जो डिप्लोमैट हैं, जो लेबनान में बेस्ड हैं, उन्होंने आपके लेबनान को बोला है कि किसी तरह आप इंश्योर करो कि ये हिजबुल्लाह ऐसा ना करे, क्योंकि आप ही की टेरिटरी से अटैक कर रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो पीस इन मिडिल ईस्ट गारंटी नहीं हो सकती है। ठीक है ना, थोड़ी सी और बात जान लेते हैं हिजबुल्लाह के बारे में कि हिजबुल्लाह एक्चुअली है क्या। सो देखो, हिजबुल्लाह इज अ शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड मिलिटेंट ग्रुप बेस्ड इन लेबनान। देखो, ये 1980s में बना था। आपको याद है 1978 में इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था सदर्न लेबनान, और कब जाके छोड़ा था? 2000 में। तो थ्रू आउट 1980s इजरायली डिफेंस फोर्सेस, आईडीएफ जिन्हें कहते हैं, वो सदर्न लेबनान में थी, और वहां से लोग बहुत परेशान थे कि इजराइल ने ऑक्यूपाई एक तरह से करा हुआ है। तो उनके रिएक्शन में ये ऑर्गेनाइजेशन, जो शिया मुस्लिम्स की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम है हिजबुल्लाह, ये खड़ी हुई थी। इट हैज ऑल्सो बीन रेफर्ड टू एज अ प्रॉक्सी ऑफ ईरान, क्योंकि जो भी शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट प्रॉब्ली उसे ईरान से सपोर्ट आ रहा है, फाइनेंशियल, मिलिट्री और लॉजिस्टिकल। पूरी दुनिया में इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया हुआ है, स्पेशली बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल। ऑलराइट, तो ये है पूरा मामला विद रिस्पेक्ट टू ब्लू लाइन। याद रखना, ये न्यूज में बहुत था। Now let's move on to the second topic of the day, and that is Mount Etna. Now, why is Mount Etna famous? Well, Mount Etna is famous because of it is an active volcano. यहाँ volcanic eruption होती रहती है। Now, Mount Etna के geography के बारे में जान लेते हैं। Basically, it is the largest volcano of Europe, located on the eastern coast of the island of Sicily. अब देखो, यहाँ देख सकते हो, ये जो है ना, ये है आपका इटली। इटली से थोड़ी दूर ये एक इटली का ही कंट्रोल में आइलैंड है जिसे हम कहते हैं सिसिली का आइलैंड, और ये जो पूरी वाटर बॉडी है ये आपकी मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, तो सिसिली के आइलैंड के ईस्टर्न कोस्ट पे ये माउंट एटना है। ठीक है, याद रखना सिसिली के बारे में, सिसिली इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। पूरे मेडिटेरेनियन सी के थोड़ी दूर, आपको पता है ना, मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में क्या है? यूरोप। मेडिटेरेनियन सी के साउथ में क्या है? अफ्रीका। तो अफ्रीका की एक नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री है टूनिशिया, तो उससे ज्यादा दूर नहीं है ये। Now, Mount Etna is one of the world's most active and iconic volcanoes. ये एक्टिव अभी भी है। ठीक है, सो मच सो कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। ये फैक्ट आपने याद रखना है। Now, यहाँ की वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी क्या है? ठीक है, तो देखो, वैसे जो वोल्केनोज होते हैं ना, तो वोल्केनोज एक तरह का माउंटेन होता है। यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, ये एक तरह का माउंटेन है। तो इसका जो माउंटेन का टॉप है उसे हम कहते हैं समिट, और इसमें से ना लावा निकलता है। ये जो ऑरेंज ऑरेंज आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं मैग्मा चेम्बर। यहीं से लावा आता है। तो यहीं से लावा उठता उठता इस समिट से निकलता है। ठीक है, फटता है। तो जब समिट से वोल्केनो फटता है तो उसे हम कहते हैं समिट वोल्केनो। राइट, बट बीच बीच में ना ऐसे, यहां आप देख सकते हो, जैसे ऐसे माउंटेन के स्लोप्स पे ऐसे बहुत सारी पाइप्स भी निकल रही होती हैं। इन्हें हम कहते हैं वेंट। कई बार लावा यहाँ समिट से राइज नहीं करता, इन पाइप से राइज करता है और स्लोप से लावा फटता है। उसे हम कहते हैं फ्लैंक इरप्शन या फ्लैंक वोल्केनो। ठीक है, अब ये दोनों ही होती हैं।
माउंट एटना जो है इसके समिट पे 5 क्रेटर्स हैं, यानी कि ऐसे होल्स बने हुए हैं, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इरप्शंस। पर यहाँ पे फ्लैंक इरप्शंस भी होती हैं दैट अकर आउट ऑफ 300 ऑड फ्लैंक्स। तो पूरे माउंटेन पे 300 फ्लैंक्स ऐसी पाइप्स हैं, वेंट्स हैं, जिसमें से निकलता है। ये वोल्केनो बहुत पुराना है, 5 लाख ईयर्स पुराना है इसकी वोल्केनिक एक्टिविटी। 1600 से मिडीवल टाइम से यहाँ 1660 फ्लैंक इरप्शंस और बहुत सारी समिट इरप्शंस हो चुकी हैं। 21st सेंचुरी में ना वोल्केनिक इरप्शन होनी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। पूरी 20th सेंचुरी में इतनी वोल्केनिक इरप्शंस नहीं हुई। जैसे आप देख सकते हो 1600 से लेके 2000 तक सिर्फ 60 फ्लैंक इरप्शंस हुई हैं। पर 21st सेंचुरी में अभी रिसेंटली पिछले 20-25 सालों में बहुत ज्यादा फ्लैंक और समिट इरप्शंस हो रही हैं। सबसे लेटेस्ट 2021 में हुई है। ऑलराइट, तो ये एक अजीब सी चीज देखी गई है। नाउ एक और चीज मैं बस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बेसिक है, शायद आप सबको पहले से ही पता है कि जो वोल्केनोज होते हैं ना, उन्हें हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स में। एक होते हैं आपके एक्टिव वोल्केनोज, ये अभी भी फटते रहते हैं, मतलब ये अभी भी ब्लो करते रहते हैं। द नेक्स्ट वंस आर डोर्मेंट वोल्केनोज, यानी कि ये जो पूरा वोल्केनिक माउंटेन है, समिट है, वेंट्स हैं, ये पूरा जो वोल्केनिक माउंटेन है, ये बहुत कई 100 साल पहले, लाइक 1000 इयर्स बिफोर, 1500 इयर्स बिफोर, ये तब एक्सप्लोड हुआ था, तब से लेके आज तक एक्सप्लोड नहीं हुआ है। और एक होते हैं हमारे एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। नाउ एक्सटिंक्ट वोल्केनोज आर कि यहाँ पे वोल्केनो होता था पर अब यहाँ पे कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है। ऑलराइट, ठीक है, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। डोर्मेंट, डोर्मेंट ऐसा वोल्केनो है कि कभी भी बहुत ऐसा देखा गया है कि आफ्टर 2000 इयर्स और 3000 इयर्स डोर्मेंट वोल्केनो एक्टिव बन गया है, ठीक है। डोर्मेंट मतलब एक तरह से सस्पेंडेड है। क्लियर? नाउ लेट्स टेक अ लुक एट व्हाई दिस माउंट एटना वाज इन न्यूज़। ये न्यूज़ में क्यों था? माउंट एटना न्यूज़ में क्यों था? राइट, बिकॉज यहाँ अभी अप्रैल और मार्च के महीने में देखी गई हैं वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग्स। जैसा कि आप देख सकते हो, ऐसे ये सर्कल्स निकल रहे हैं पूरे माउंटेन जो है, माउंटेन के समिट से लावा की जगह ऐसे सर्कल्स निकल रहे हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं वोर्टेक्स रिंग्स। वोर्टेक्स रिंग्स आर जनरेटेड व्हेन गैस, प्रिडोमिनेटली वाटर वेपर, जो वेंट में है, इज रिलीज रैपिडली थ्रू द वेंट। अब ये जो समिट है उसकी की पूरी शेप है सर्कुलर, तो इसमें से जब वाटर वेपर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से निकलता है, तो ऐसी उसी समिट की शेप की ये वोर्टेक्स रिंग्स निकलती हैं। ऑलराइट, ये माउंट एटना में देखा गया है। अभी लेटेस्ट वोर्टेक्स रिंग्स देखी गई थी अप्रैल 2024 में, ठीक है, और पिछले 6 महीनों से चलती ही जा रही है। ऑलराइट, ये है पूरा माउंट एटना का सिस्टम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब हम आ जाते हैं लक्षद्वीप पे, इंडिया की टेरिटरी पे। ऑलराइट, जैसा कि आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हो, ये लक्षद्वीप की लोकेशन है। लक्षद्वीप इज ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। केरला के कोस्ट से कुछ ही दूर है, लाइक 220 टू 440 किलोमीटर दूर ही है। अच्छा, ये वाला जो कोस्ट है ना, केरला और कर्नाटका का ये जो कोस्ट है, इसे हम कहते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो वी से that Lakshadweep is a group of, yeah, archipelago of 36 islands that are located some 220 to 440 kilometers of the Malabar coast. All right, now देखना, ये है आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स। इनके वेस्टर्न साइड पे हम कहते हैं है अरेबियन सी, और ये जो केरला और लक्षद्वीप के बीच में ये जो सी है, इसे हम कहते हैं लक्षद्वीप सी, ठीक है। सो अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, लक्षद्वीप सी टू द ईस्ट। जो लक्षद्वीप है वो एक यूटी है जिसमें 12 अटोल्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, सबमर्ज बैंक्स हैं, और इसके सिर्फ 10 ही आइलैंड्स इनहेबिटेड हैं जहां पे लोग रहते हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे के फोटो है, इस पे आप देखना, बेसिकली क्या है, ये जो इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन के अंडर ना बहुत बड़ी एक माउंटेन की रेंज है। उस माउंटेन के जो टॉप्स है ना, वो सी के बाहर निकले हुए हैं, उन्हें ही हम ये आइलैंड्स कहते हैं। अब ये जो माउंटेन रेंज है ना, ये बहुत लंबी है, यहां से यहां तक। जो ये नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज के टॉप्स हैं, इन्हें हम लक्षद्वीप आइलैंड्स कहते हैं, अंडर सी माउंटेन्स हैं। उसके नीचे ये आपके मॉलडीव्स आ गए, और यहाँ पे है आपका चागोज आइलैंड्स। हमने चागोज आइलैंड्स करा हुआ है मॉरिशस वाले लेक्चर में, राइट। जो डिएगो गार्सिया आइलैंड है, जो यूएसए का यहाँ पे मिलिट्री बेस है, और मॉरिशस कह रहा है यूके हमें ये वापस करे। सो बेसिकली लक्षद्वीप, मॉलडीव्स एंड चागोज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स व्हिच आर टॉप्स ऑफ एन अंडर सी माउंटेन रेंज, ये उसी का पार्ट है, ठीक है। नाउ ये जो पूरा का पूरा लक्षद्वीप का रीजन है ना, इसे ये देखो यहाँ मैप में भी देख सकते हो, लक्षद्वीप का जो रीजन है, इसे 3 सब आइलैंड ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में है आपके, आप पिक्चर में भी यहाँ देख सकते हो, अमिंडवी आइलैंड्स, अमिंडवी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। फिर मिडल में है आपके लैकेडीव आइलैंड्स, जो मेजर आइलैंड है उसका नाम लैकेडीव है, उसी के बेसिस पे है, ठीक है। और सबसे साउथ में एक छोटा सा आइलैंड है, यहां आप देख सकते हो, ये वाला आइलैंड जिसका जूम इन पिक्चर ये है, इसे हम कहते हैं मिनिकॉय, ठीक है। नाउ ये जो अमिंडवी और लैकेडीव आइलैंड्स है, इसे सेपरेट करता है 11th डिग्री चैनल, ठीक है। 11th डिग्री नॉर्थ, 11 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड का है, 11 डिग्री है ना, लैटिट्यूड्स होते हैं, राइट। लैकेडीव और मिनिकॉय को सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल या 9th डिग्री चैनल।
तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिनवी और लैकेडीव के बीच में कौन सा लैटिट्यूड है, तो 11 डिग्री है और लैकेडीव और मिनिकॉय में 9 डिग्री है। ठीक है, ये देख सकते हो आप 9 डिग्री चैनल। ऑलराइट, मिनिकॉय सदर्न मोस्ट रीजन है। मिनिकॉय के बाद आता है आपका 8th डिग्री चैनल। और इसके बाद आपका शुरू हो जाता है मालदीव्स, जो इंडिया की टेरिटरी नहीं है, एक अलग साउथ एशियन कंट्री है। ऑलराइट, तो ये है बेसिकली इसके सब ग्रुप्स। नाउ क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि लक्षद्वीप को हमें पूरे बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो लक्षद्वीप में देखो जो क्लाइमेट है वो होता है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा साल टेम्परेचर कुछ 20 डिग्री से लेके 32 डिग्री के बीच में ही रहते हैं, सारा साल यही टेम्परेचर रहते हैं। पूरे लक्षद्वीप में ज्यादा फॉरेस्ट एरियाज नहीं है। ठीक है, और देखो इंडियन ओशन में बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उठते हैं, बे ऑफ बंगाल में भी उठते हैं, ज्यादा बे ऑफ बंगाल में उठते हैं, अरेबियन सी में कम उठते हैं। अब लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में लाई करता है, पर अरेबियन सी में भी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उठते हैं ना, वो इसको लक्षद्वीप को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लक्षद्वीप का साइज जो है ना वो छोटा है, तो इस पे लैंडफॉल इतने अच्छे से नहीं कर पाते, इस पे से पास ऑफ ही कर जाते हैं। तो एक तो अरेबियन सी पे वैसे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कम होते हैं और लक्षद्वीप पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इतने ज्यादा होते नहीं है। ठीक है, जहां तक कि यहाँ पे फ्लोरा फोना बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पे जो ओशन और मरीन स्पीशीज हैं वो बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। याद रखना लक्षद्वीप आर कोरल आइलैंड्स, तो यहाँ पे कोरल रीफ्स बहुत देखे जाते हैं, और जहां जहां पे कोरल रीफ्स होंगे वहां पे मरीन बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच होती है। तभी हम कोरल रीफ्स को कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। सुना होगा आपने, जितने बायोडाइवर्सिटी वाइज रेन फॉरेस्ट लैंड पे होते हैं ना, बायोडाइवर्सिटी वाइज रिच, जो लैंड पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वैसे ही ओशंस में कोरल रीफ्स में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच होती है। क्लियर, बहुत सारी मरीन स्पीशीज हैं, फिश की स्पीशीज हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ना फटाफट से हम बात करते हैं कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है लक्षद्वीप की। राइट, तो बेसिकली देखा जाए लक्षद्वीप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लक्षद्वीप इज अ यूटी, और जैसे दिल्ली भी यूटी है, दिल्ली को एडमिनिस्टर करने के लिए या पौंडीचेरी को एडमिनिस्टर करने के लिए होता है चंडीगढ़ को लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर, वैसे ही लक्षद्वीप को एडमिनिस्टर करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो एजेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, लक्षद्वीप वाज एस्टैब्लिश्ड, इसे यूटी का स्टेटस या यूटी इसे एस्टैब्लिश करा था 1956 में एज अ यूटी, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स एज अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट। इसके जो हेडक्वार्टर्स थे वो देखो, पहले इसके हेडक्वार्टर्स थे कोझिकोड में, केरला में, क्योंकि ये केरला के ज्यादा पास है, पर इसे ना एक आइलैंड पे शिफ्ट कर दिया। लक्षद्वीप का जो आइलैंड है ना कवराटी, वहां पे इसे शिफ्ट कर दिया, और इसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप कहते हैं, कवराटी आइलैंड को। पूरे के पूरे लक्षद्वीप से एक ही मेंबर लोकसभा में चुना जाता है, एंड दैट शुड आल्सो बी फ्रॉम अ शेड्यूल्ड ट्राइब बिकॉज द सीट इज रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। लक्षद्वीप के लिए कोई सेपरेट हाई कोर्ट नहीं है, इट कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ केरला हाई कोर्ट व्हिच इज इन कोची। ऑलराइट, नाउ लैंग्वेजेस या रिलीजन की बात करें, तो यहाँ पे डोमिनेंट रिलीजन जो है वो है इस्लाम। इस्लाम इज द मेजर रिलीजन 96.6%, हिंदुइज्म 2.8% और क्रिश्चियनिटी 0.5%। ज्यादातर जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो मालाबार कोस्ट या केरला के डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर मलयालम को एक एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है क्योंकि मोस्टली लोग मलयालीज ही हैं, यहाँ पे डिसेंडेंट्स हैं। बाकी यहाँ पे ना मलयालम का एक लोकल डायलेक्ट बोला जाता है जिसे कहते हैं जेसरी, जिसे द्वीप भाषा भी कहते हैं, द्वीप मीन्स आइलैंड। सो जेसरी द्वीप भाषा डायलेक्ट ऑफ मलयालम इज वाइडली स्पोकन इन लक्षद्वीप एंड अमिंडवी आइलैंड, जो नॉर्थ और मिडिल में है। जो मिनिकॉय है वहां की लोकल लैंग्वेज एक महाल है, जो द्वेही भाषा के लोकल डायलेक्ट है, वो बोला जाता है। तो आपने याद रखना है, जो जेसरी है द्वीप भाषा, इट इज स्पोकन इन लक्षद्वीप एंड अमिंडवी, और महाल डायलेक्ट ऑफ द्वेही मिनिकॉय में बोली जाती है। ऑलराइट, बस एक और चीज, क्योंकि इससे शायद सवाल पूछा जा सकता है, तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि अगर हम बात करें कि जो आपके लार्जेस्ट सिटी है या लार्जेस्ट रीजन है, सिटी एक तरह से लक्षद्वीप में, वो है एंड्रॉट की सिटी। ठीक है, यहाँ की इकोनॉमी की बात की जाए तो देखो ज्यादातर इकोनॉमी यहाँ से आती है, फिशरीज की है, लोगों की, टूरिज्म से इकोनॉमी आती है यहाँ पे। मोस्टली यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो कोकोनट इंडस्ट्री से है, कोकोनट फाइबर वगैरह ये बहुत बेचते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही एयरपोर्ट है जो पूरे आइलैंड ग्रुप को सर्व करता है, उसे हम कहते हैं अगाटी एयरपोर्ट। यहाँ पे पहुंचना है बाय एयर तो अगाटी एयरपोर्ट से आप पहुंचोगे। ऑलराइट, बस इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 8 भी खत्म होता है फॉर प्लेसेस इन न्यूज। अभी हमारे 2-3 लेक्चर्स और रह गए हैं और उसके साथ हम कुछ 30 to 40 लोकेशंस अपनी कवर कर लेंगे। ऑलराइट, इफ यू हैवंट वॉच्ड द अर्लियर 7 लेक्चर्स, वेल माय सिंसियर एडवाइस वुड बी दैट यू वॉच दोस 7 लेक्चर्स एज वेल, बिकॉज आपकी सारी लोकेशंस उससे कवर हो जाएंगी। ऑलराइट, आई विल बी टेकिंग ऑफ नाउ, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद लेक्चर नंबर 9। ऑलराइट, थैंक यू।